So guys, hello and welcome to the lecture number 47 of the organic chemistry. हम अब तक पहुंच चुके नहीं, अटके ही हैं लेसन नंबर 10 पे, ठीक है। और बहुत ही स्मूथली आई होप लेसन नंबर 10 हमारा चल रहा है। हेलोजन डेरिवेटिव्स हमने शुरू कर दिया है। उसमें अब तक की हमने देखा हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन बेसिकली क्या है, कौन सा ग्रुप है, कैसे एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। उसके बाद हम आए अल्किल हलाइड्स की तरफ, कैसे बनते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के, हम कैसे हेलोजन डेरिवेटिव्स को बना सकते हैं, हमने प्रिपरेशन मेथड्स को देखा। उसके बाद हमने एक दफा फिर से आईयूपीएसी नेम के दर्शन कर लिए कि आईयूपीएसी नेम कैसे होते हैं हेलोजन्स में, ठीक है, वो उसको हमने देखा। तो और पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज भी थोड़े से हमने कवर कर लिए, जहां पे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, बॉन्ड लेंथ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसे आ रहे। तो आपने गाइस देखा होगा या अगर आपने आगे पढ़ा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि आगे जितने भी सारे के सारे प्रॉपर्टीज हैं या प्रोजेक्शंस आप सीखने वाले हो, बेसिकली आइसोमरिज्म जो आज के लेक्चर में कवर होने वाला है इस 15-20 मिनट्स में, उसको आप अच्छे से देखोगे। आपने देखा होगा कि बेसिकली थियरी बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है, कोई ऐसी रट्टा मारने वाली चीज भी नहीं है, इसलिए इसको ले रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। अगर कोई थियरी होती स्पेसिफिक जो रीड करनी होती तो मैं आपको बता देता कि यार रीड कर लो, आगे बढ़ते हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। लेकिन गाइस बात यह है कि एमसीक्यूज और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होंगे आपके 12th के बाद, उसमें आइसोमरिज्म ये वो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले अरेंजमेंट्स आपको बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। तो फिर इसको आप अच्छे से अगर जितना ज्यादा रीड करोगे ना, आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो फिर रीडिंग आपको कंसिस्टेंसी रखनी है रीडिंग में, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री कोई सब्जेक्ट आप सीख रहे हो, शुरू कर दिया है, तो हफ्ते में कम से कम 4 बार उसको रीड किया करो कंसेक्यूटिवली, ताकि आप थोड़ा सा उसमें आपको रिमेम्बरेंस की आदत लग सके बार बार, और ऐसी चीजें जल्दी याद में नहीं आती। अगर चीजें नहीं हो तो और दिक्कत आती है, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, टॉपिक ईजी है, बस आपको रीड करते रहना है, ठीक है। आइसोमरिज्म आपने सीखा होगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इनैंशियोमर्स सेम आपने सीखा होगा शायद से, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म सिर्फ, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आपने देखा होगा कि आइसोमरिज्म यानी कि क्या, हम बोलते हैं बेसिकली आइसोमरिज्म मतलब स्ट्रक्चर में या अरेंजमेंट में या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर सिमिलैरिटी हो या डिसिमिलैरिटी हो, उसको हम कहते हैं आइसोमरिज्म, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आपने कई दफा देखा होगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज का है और C6H12O6 फ्रक्टोज का भी है, ठीक है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के दोनों आइसोमरिज्म एग्जिबिट करते हैं, यानी कि क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इनका सेम दिख रहा है, दिखाई देने में। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 है, इसके भी कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 है, सेम है सारे। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो फिर इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। वापस 11th स्टैंडर्ड में ही स्टीरियो आइसोमरिज्म भी आपने कहीं नाम सुना होगा, ठीक है ना। नाम सुना होगा, नहीं होगा, थोड़ा सा याद करो, जोर डालो मेमोरी पे, खोद के निकालो अंदर से। स्टीरियो आइसोमरिज्म आपने देखा होगा। स्टीरियो आइसोमरिज्म में बता देता हूं क्या है। स्टीरियो आइसोमरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल भी सेम है, लेकिन बस अगर 3 डायमेंशन में स्पेशियल अरेंजमेंट देखें, स्पेशियल यानी कि स्पेस में, है ना, इन 3D स्ट्रक्चर अगर मॉलिक्यूल्स हम देखें किस तरह से वो अटैच है एक दूसरे को, अगर उसको हम देखें, सो दैट इज डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, ठीक है। अगर इसमें फर्क आ जाए, सो दिस काइंड ऑफ molecules which exhibit that kind of isomerism, they can be termed as stereoisomers. Stereoisomers के 2 हिस्से हैं, एक है enantiomers, ठीक है, और एक diastereomers। अब देखो, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, अंदर जाने की, ठीक है। ये फूल और कांटे वाला हिस्सा हो गया, थ्योरी भी है लेकिन साथ में दिक्कत वाली थ्योरी भी है। तो फूल भी है, कांटे भी है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमको इनैंशियोमर्स को पढ़ना है आज। इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक में दिया होगा, आप देख रहे होगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी दिया होगा। अब देखो, ये जितना मुझे आइडिया थी अच्छे से मैंने आपको बता दी कि बेसिक क्या है। अगर आप इसको ठीक से पढ़ना चाहते हो, क्योंकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ठीक से पढ़ना चाहते हो आप, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म को अच्छे से 11th स्टैंडर्ड की बुक में वापस झांक लो, देख लो, ठीक है। बेची नहीं होगी तो
अब बेच दोगी तो फिर भाई क्या मतलब, अब कौन सा क्या बोलूं तुमको फिर, ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव्स, तो मैंने बदल लिया पेन, ये थोड़ी सी इंक इसकी धुंधली पड़ रही थी, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में बात कर रहा था मैं, इनैंशियोमर्स को भी कहते हैं, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करते हैं ये लोग। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एक भाग है स्टीरियो आइसोमरिज्म का, जहां पे स्पेशल अरेंजमेंट्स में फर्क आता है मॉलिक्यूल के, ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। मैं से, मीना से, ना साकी से, किसी से भी नहीं, ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में फर्क है ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में फर्क है, सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट में, मॉलिक्यूल स्पेशली कैसे अरेंज है, ठीक है। तो फिर देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को अच्छे से, यानी कि इनैंशियोमर, ये सब ऐसे शब्द इसके कई हैं, ठीक है, रूप एक शब्द अनेक, तो इनको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से ही आएगा ये समझ में, या आप रिमेंबर इसको करेंगे सिर्फ प्रैक्टिस से ही, ठीक है बच्चों। तो फिर यहां पे टॉपिक वाइज हम देखेंगे कि क्या है, ठीक है, ऐसे ही बकवास नहीं पेलूंगा मैं कुछ भी, है ना, जो कि कुछ एमॉर्फस टाइप है, क्रिस्टलाइन वे में देखेंगे, यानी कि रिपीट हो रहा है हर चीज एकदम प्रॉपर फैशन में। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या है यहाँ पे, कायरल एटम एंड मॉलिक्यूलर कायरलिटी, इन्होंने पहले पढ़ाने को मुझे बोला है, चलो ये पढ़ा लेंगे, ठीक है। कायरलिटी या कायरल एटम क्या है, कायरल एटम, और या चायरल भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल, इन दो चीजों को देख लेंगे क्या है। सबसे पहले बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको ही देखते हैं। अभी C1 C2 C3 क्या बना है, बहुत लोग डाउट में होंगे, ठीक है। ये इन्होंने अलग तरीका दिया है समझाने का, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है मुझे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पे ऐसे तरीके ज्यादा ढूंढते हैं ना ये लोग, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे इन्होंने क्या किया है, 2 क्लोरोब्यूटेन बनाया है और उससे समझाया कि कायरलिटी क्या है। 2 क्लोरोब्यूटेन हम देख लेंगे। 2 क्लोरोब्यूटेन तो अगर आपको यार आ जाए कोई भी नाम, आपको बनाने आ जाना चाहिए सबसे पहली बात तो, ठीक है। पैरेंट अल्केन को देख लो, पैरेंट अल्केन ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन एटम होंगे और सेकंड वाले पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो यहां पे मैं बना दूंगा CH3 CH2 Cl, यहां पे आ गया क्लोरीन, या तो इसको नीचे डंडी डाल के बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद CH, ठीक है, और फिर CH3। अब इससे अगर यहां से नंबरिंग दूंगा मैं 1, तो 2 क्लोरोब्यूटेन, यहां पे क्लोरीन आ जाएगा, Cl, यहां पे बॉन्ड CH2 CH3। पैरेंट अल्केन देख लो, 1 2 3 4, 3 कार्बन दिख रहे हैं, 3 कार्बन एटम दिख रहे हैं क्या, 3 कार्बन एटम से दूसरे वाले पे क्लोरीन है, अगर ऐसे भी बनाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन चलो लेट्स कीप इट हाउ इट इज। CH3 CHCl CH2 CH3, this is the 2 chlorobutane and they have given here C1 C2 C3 C4। अब ये क्या है, ये मुझे देखना है कि जितने कार्बन एटम है उनकी आसपास स्पेशली बॉन्डिंग किसके किसके साथ है। पहले कार्बन एटम की बॉन्डिंग किसके किसके साथ है, H H H, ठीक है। अगर मैं ओपन बना दूं इसको, H H H, फिर दूसरा कार्बन आ जाएगा, इसकी बॉन्डिंग है H Cl, और ये इसकी बॉन्डिंग है 2 H H, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। चारों तरफ से देखना है हमको, H H H। अब देख रहे हो पहले कार्बन की बॉन्डिंग है 3 H के साथ, H H H, ठीक है। और देखो H H H, दूसरा कार्बन अगर आप देख लो, इसकी बॉन्डिंग है Cl के साथ, ठीक है, एक है वापस H के साथ और एक है CH3 के साथ, ठीक है। अब एक बात बताता हूं, वो याद में रखना, कभी भी बॉन्डिंग आप देखोगे ना, कार्बन के लेफ्ट साइड पे देखना, ठीक है। नहीं तो आप बोल रहे हो सर राइट साइड में क्यों नहीं, देखो C की बॉन्डिंग इस वाले C के साथ भी है, लेकिन कार्बन के हमेशा लेफ्ट साइड में देखो कितने बॉन्ड्स है। लेफ्ट साइड में कार्बन के, यानी कि लेफ्ट एरिया में, समझ रहे हो, लेफ्ट एरिया में देखो कार्बन के 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, तो मैंने 1 2 3 लिखे। इस कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे एक CH3 का अल्किल मॉलिक्यूल है, उसको लिख लिया, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, यानी कि लेफ्ट साइड का एरिया देखो, ठीक है। वापस से अगर इस कार्बन को देखोगे, H H है और फिर इस साइड में एक CHCl मॉलिक्यूल है, ठीक है। और अगर इस कार्बन के लेफ्ट साइड पे देखोगे, एक CH2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। और क्या क्या बने हैं, एक CH2 मॉलिक्यूल है, बस
और HHH इसके एरिया में, ठीक है। तो फिर ये हम इसको, ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि देखो सारे कार्बन अगर हम देख लें, सारे कार्बन में ऐसा कौन सा कार्बन है, सारे कार्बन में ऐसा कौन सा कार्बन है जिस पे अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्रकार के एटम्स किसके पास है, मेरे को बताओ। ये मॉलिक्यूल में अलग अलग प्रकार के एटम किसके पास है, इस कार्बन के पास। अगर हम देखें अलग अलग प्रकार के, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा CH3 है, तीसरा क्लोरीन है, उसके बाद फिर ये CH2 CH3 है, ठीक है। तो फिर ठीक है, यहां हम देख लेंगे CH2 CH3 है। तो फिर अगर आप देखो कि इसके पास वैरायटी है, अगर किसी भी कार्बन के अंदर बाकी सारे कार्बन में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, 2H आ रहे हैं, यहाँ पे 2H एक अलग है, फिर 2H एक अलग, ऐसा कुछ। लेकिन अगर किसी एक कार्बन में, ठीक है, किसी एक कार्बन में वैरायटी ज्यादा है तो हम उसको कहेंगे कायरल एटम, दैट एटम इज कायरल, ठीक है। और उसकी वजह से इस मॉलिक्यूल को यूनिकनेस प्राप्त होती है, ठीक है, इस कार्बन को यूनिकनेस प्राप्त होती है, तो मैं बोलूंगा इट्स अ कायरल मॉलिक्यूल। समझ में आ गया दोनों कंसेप्ट, कायरल एटम और कायरल मॉलिक्यूल का। बहुत इजी है, एक एग्जांपल लिया है, उसमें आपने देखा कि एक कार्बन में विविध प्रकार के अलग अलग वैरायटी के बॉन्ड्स बने हुए हैं। उसके पास क्लोरीन भी है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 और CH3 है, ठीक है। यानी कि एक कार्बन में अलग अलग वैरायटी के एटम्स जुड़े हुए हैं, सो दैट्स कॉल्ड कायरल एटम, बेसिक, ठीक है। और उसके बाद उस मॉलिक्यूल में यूनिकनेस आ जाती है, अलग थोड़ा सा वेरिएशन आने के बाद, सो दैट्स व्हाट वी कॉल अ कायरल मॉलिक्यूल, ओके। तो ये हो गया कायरल एटम और कायरल मॉलिक्यूल को थोड़े से डिनोशंस बता दूं। अगर आपको कोई भी 2-क्लोरोब्यूटेन अगर आपको लिखना है, CH3 पहला कार्बन, दूसरे कार्बन को जुड़ा हुआ है Cl, तीसरे कार्बन में CH2 और लास्ट CH3, तो हम इसको एस्टेरिस्क मार्क देंगे, एस्टेरिस्क यानी कि एक स्टार की तरह, ठीक है, ये ऐसा। इस मार्क से पता चलेगा कि वो एक कायरल एटम है, ठीक है। तो इस मार्क को देना आपको नहीं भूलना है कि अगर किसी भी इस पे अगर ऐसा एस्टेरिस्क मार्क हो, एस्टेरिस्क, तो आपको भूलना नहीं है कि दैट्स अ कायरल एटम, ओके। So that's the basic thing to be remembered in the chirality part, the chirality phenomena. Okay, this part is important because, ठीक है, it describes about how the images are superimposable or the spatial arrangement in the molecules are superimposable, non-superimposable or not. ठीक है, अब ये concept को सीखने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे बेसिक समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये सारी डिस्कवरीज की क्यों गई, स्पेशल अरेंजमेंट में क्या ढूंढना है, ठीक है। देखो बच्चों, होता क्या है कि अगर आप बेसिकली देखो सबसे नीचे लेवल पे सोडियम, जो कि एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेटल है, ठीक है, और उसको एयर में एक्सपोजर दो तो इतना जल्दी इग्नाइट हो जाता है वो कि आग लग जाती है, ठीक है। और क्लोरीन दूसरी तरफ देख लो, इट वॉज अ ग्रीन गैस, वर्ल्ड वॉर 2 में शायद इस्तेमाल हुआ था एज अ पॉइजन, ठीक है। ग्रीन कलर का पॉइजनस गैस होता है जिसको सूंघने की वजह से कई लोग वर्ल्ड वॉर 2 में मर गए थे, अमेरिका ने इस्तेमाल किया था इसको। लेकिन अगर इसको मिला दो ना, इसको मिला दो तो NaCl बनता है, जो कि हम रोज खाते हैं, इसके सिवा हमारा जीना नहीं हो सकता। तो बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम स्ट्रक्चर्स को देखें, ठीक है, अगर इन स्ट्रक्चर्स को देखें, 2-क्लोरोब्यूटेन या जितने भी ब्रांच्ड एटम्स है, जितने भी टर्शियरी एटम्स है, नियो आइसो एटम्स है, सारे के सारे, उनमें डिफरेंसेस होते हैं। चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्पेशल अरेंजमेंट की डिस्कवरी वजह से पता चला कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मॉलिक्यूल्स क्यों अलग अलग प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, क्यों अलग अलग चीजें दिखाते हैं, और उनके होने ना होने की वजह से कितना फर्क किसी रिएक्शन में पड़ सकता है और उससे क्या प्रोडक्ट अचीव होता है। सो दैट इज लीडिंग अस टू अ न्यू discovery in the pharmas, we can say, in the all new what we can say the invention thing, in all new the drugs things, ठीक है। अब आप देखोगे लास्ट में एप्लीकेशंस हैलोजेंस के कहां पे कितने होते हैं, लेकिन मैं बात आपको ये बताना चाहता हूं कि इट इज ऑल अबाउट डिस्कवरी, इन्वेंशंस, अबाउट डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, ठीक है। तो ऐसी चीजें अगर आप सीखते हो ना तो उनको थोड़ा अच्छे से रीड कर लिया करो, पढ़ लिया करो, ऐसा मत समझो इसका क्या यूज है, कुछ भी है, ये वो है, ठीक है। सो बस मैं इंपॉर्टेंस बताना चाहता था, दैट्स ऑल। I thought I should get a minute into this. So ठीक है, चलो आगे इन्होंने दिया है इम्पोजेबल और सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल। आपको समझा भी दिया होगा 11th स्टैंडर्ड में, रिपीट कर देता हूं मैं। सुपर इम्पोजेबल यानी कि क्या, स्पेशली या मॉलिक्यूलर अगर आप देखो, ठीक है, 2D चीज को आप देखो, कोई भी, फिलहाल 2D लेते हैं, 2D चीज को देखो, अगर आप कोई एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप उसके ऊपर रख दोगे तो नीचे वाली चीज विजिबल नहीं होगी, ऐसा लगेगा वो एक ही चीज है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं देखूं
समझो मैंने ए निकाल दिया, ये है ना, ये ए है और एक ऐसा ए है, ठीक है। ये दोनों मैं कह सकता हूं सुपर इंपोजेबल है, यानी कि क्या, अगर मैंने इस ए को घुमा करके इसके ऊपर रख दिया तो ये और इस ए में फर्क दिखने वाला है, ऐसा लगेगा क्या दो ए है, नहीं, ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ करूं, ठीक है, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं मैं और फिर उसके बाद इसको यहां करने के बाद ऐसी में एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो यहां जाने के बाद वो लाइन भी शायद से छुप जाएगी। लेकिन अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूं और यहां पे, अब देखो इसके ऑपोजिट साइड्स पे वो लाइन है और इसके सेम साइड पे पैरेलली वो लाइंस है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो हमको लाइन नजर आएगी, यानी कि ये नॉन सुपर इंपोजेबल बन जाएगी। बेसिकली मुझे बताना क्या है कि अगर कोई भी इमेज उसके जैसी सिमिलर हो और उसके ऊपर रखने के बाद वो अपनी हमको एक इमेज की तरह दिखे, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि सुपर इंपोजेबल है यार, ठीक है। और नॉन सुपर इंपोजेबल उसको हम कहेंगे जिसमें पीछे वाला स्ट्रक्चर जो है हमको उसमें फर्क नजर आ रहा है, हमको दिख रहे हैं दो स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, दे आर डिसिमिलर, दे कैन बी टर्म्ड एज नॉन सुपर इंपोजेबल। सो यहां पे उन्होंने एग्जांपल दिया है द मिरर इमेज ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन इज नॉन सुपर इंपोजेबल, ठीक है। अब कोई भी मिरर इमेज होगी तो उससे फर्क आएगा। अब देखो इन्होंने स्पेशली अरेंज किया है CH3, ठीक है, यहां पे नीचे C2H5 ग्रुप, यहां पे Cl और यहां पे H, ठीक है, ऐसा कुछ आया है। और इसका हम मिरर इमेज देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH3C एस्टेरिक्स है दोनों पे बिकॉज दिस इज द chiral carbon atom. Chiral carbon atom is always in the center and it will never change. So Cl will come in the opposite side in the real image rather than the virtual image, and this will be C2H5. It will shift to the opposite side again and this will be the H atom, ठीक है। So अगर हम इनको एक के ऊपर एक रखें तो मेरे को बताओ ये Cl है, ये H है, ये Cl है, वहां पे H है, तो इस मिरर इमेज को उठा करके इसके ऊपर रख दो तो ये सुपर इंपोजेबल होने वाला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। द स्ट्रक्चर्स विल बी ऑल डिफरेंट, द बॉन्ड्स विल गेट क्रॉस्ड आउट, ठीक है, तो ये नॉन सुपर इंपोजेबल है। अगर मिरर इमेजेस यानी कि उसको देखने के बाद भी मिरर में सेम ही नजर आ रहा है, ठीक है, जैसे कि मॉम है ना, मॉम को आप उल्टा कर दो वाव बन जाएगा, वाव को उल्टा करके वापस मॉम पे रख दो तो सुपर इंपोजेबल है, हम उसको अरेंज करके सिमिलर बना सकते। लेकिन डैड को देख लो, डैड को उल्टा कर दोगे कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना, तो उसको हम यार वो सब नहीं कर सकते उल्टा करके फिर यार ऐसे वैसे, ठीक है। सो द थिंग इज दैट, अब मैं मॉम का रिफ्लेक्शन वाली बात कर रहा हूं, ठीक है, आप रिफ्लेक्शन में देखो तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि बेसिकली सुपर इंपोजेबल नॉन सुपर इंपोजेबल है क्या, कि अगर आप उस मॉलिक्यूल को एक के ऊपर एक ओवरलैप करोगे, अगर वो सिमिलैरिटी उसमें नहीं दिख रही है दे आर नॉन सुपर इंपोजेबल, सिमिलैरिटी दिख रही है दे आर सुपर इंपोजेबल। जस्ट लाइक अ कप ऑफ मिल्क, ठीक है, मैंने कप ऑफ मिल्क यहां पे रखा, ग्लास है एकदम, वही ग्लास हमको उधर भी दिखेगा, उसको उठा करके यहां पे रख दो, सेम दे विल ओवरलैप परफेक्टली। बट सिमिलरली अगर हम स्पेशल अरेंजमेंट्स के बारे में बात करें, इसका कायरल मॉलिक्यूल बस सेंटर में है, बाकी सारी चीजें क्रॉस्ड ओवर हो रही है, अपोजिट हो रही है स्पेशली, ठीक है। सो दे आर नॉन सुपर इंपोजेबल इन मिरर इमेजेस, ओके। सो दैट्स द थिंग अबाउट द 2-क्लोरोब्यूटेन एंड द सुपर इंपोजिबिलिटी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। Therefore it is called handedness और chirality, ठीक है। Chirality यानी कि क्या, chiral carbon atom मिरर इमेज में भी सुपर इंपोजेबल है, chiral carbon atom मिरर इमेज में भी सुपर इंपोजेबल है, ठीक है, दिख तो रहा है बेसिक। सो इट इज कॉल्ड chirality और handedness, ये सारे शब्द है, chirality और handedness, ठीक है। सो दिस इज द थिंग एंड यस वी आर डन विद द सुपर इंपोजेबल कंसेप्ट। आगे है हमारा प्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसका हम थोड़ा सा देख लेंगे। कोई भी लाइट है ना, कोई भी लाइट अगर हम देखें ओरिजिनल ऑर्डिनरी लाइट, वो क्या करती है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिक्सचर है वेव्स का, ठीक है। लाइट हैज अ डुअल नेचर, इलेक्ट्रिक और सॉरी वेव्स भी और फोटॉन्स भी, ठीक है, दोनों एग्जिबिट करते हैं। सो इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट विच वी सी इन लाइट, और लाइट्स एक प्रॉपर लाइट डायरेक्शन में होती है, स्ट्रेट डायरेक्शन में अगर हम देख ले, लेकिन उसके जो मॉलिक्यूल्स है फोटॉन्स वो ऑसिलेट करते रहते हैं अलग अलग प्लेन्स में, ठीक है, अलग अलग प्लेन्स में ऑसिलेट करते रहते हैं वेरियस डायरेक्शंस में। तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन ले लूं, यानी कि इसको मैं यहां से देखूं, समझ में आ रहा है, इसको मैं यहां से देखूं और इसका क्रॉस सेक्शन ले लूं, तो अलग अलग बहुत सारे क्रॉस सेक्शंस इसके मिलेंगे, यानी कि बहुत सारे प्लेन्स में, अलग अलग प्लेन में ये ऑसिलेट करती रहती है लाइट एंड इट ट्रैवल्स, ओके। सो
प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि क्या, इफ आई रिस्ट्रिक्ट द लाइट टू ट्रैवल इन अ सिंगल प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि अगर एक डायरेक्शन है, नॉर्मली लाइट है ना ऐसे अगर ट्रैवल कर रही है, यानी कि क्या इसके ऑसिलेशन जो है बस अप डाउन है, यानी कि एक सिंगल प्लेन में, ठीक है। और जो ऑर्डिनरी लाइट है, इट बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस इन द फोटॉन्स ऑन एंड ऑल द पैरामीटर्स, इफ आई कंसीडर सारे के सारा पैरामीटर्स हम देखें तो ऑसिलेशंस कहीं अलग अलग प्लेन्स में होते हैं, ठीक है। सो इफ आई रिस्ट्रिक्ट द लाइट, this is the oscillation I can see, but if I restrict the light to travel in a single plane, that light can be termed as plane polarized light, okay, that light can be termed as plane polarized light। आप प्रैक्टिकल अगर आपका हुआ तो आप देखोगे जरूर कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कैसे पोलराइजेशन होता है, और बहुत सारे जो लाइट्स का ऑसिलेशन है अलग अलग प्लेन में, वो सिंगल प्लेन पे कैसे रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इट इज कॉल्ड, और वो पॉसिबल है निकोल्स प्रिज्म से। निकोल्स प्रिज्म बहुत ही ज्यादा ट्रायल और एरर करके बनाया गया है, जहां पे बहुत सारे ऑसिलेशंस को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है एक सिंगल प्लेन के ऑसिलेशन में, डायरेक्शन को जो परपेंडिकुलर होती है ऑसिलेशन उसको, ठीक है। तो निकोल्स प्रिज्म में कैल्साइट, CaCO3, सिलिकॉन, बहुत अलग अलग तरह के मैटर प्रॉपर उनके रेशियो में डाले गए हैं। बहुत सारे ट्रायल और एरर करने के बाद, कई दफा उसको एक्सपेरिमेंटाइजेशन करने के बाद निकोल्स प्रिज्म उसको बनाया गया है। ऑफ कोर्स इट इज गिवन आफ्टर द नेम ऑफ निकोल द साइंटिस्ट, ठीक है। निकोल्स प्रिज्म में क्या होता है, जब लाइट निकोल्स प्रिज्म से एक तरफ के दूसरे तरफ निकलती है, द इंसिडेंट लाइट इज ऑर्डिनरी एंड व्हेन इट passes through the polarizer we say, or Nichols prism, okay, it comes out and it's a plane polarized light, the light which is oscillating in a single plane perpendicular to the direction of the light, ठीक है। so प्लेन पोलराइज्ड लाइट का कंसेप्ट जुड़ता कैसे है इस कैरेलिटी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से। अगर इसके अंदर कोई भी अगर देखो कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी हमारा हम स्ट्रक्चर देख लें, वो लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है स्पेसिफिक एंगल से, ठीक है। जैसे आपने रिफ्रैक्शन कंसेप्ट में देखा, आपने कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर लाइट उसके अंदर से जाती है, इंसिडेंट होती है, तो एक रे को रिफ्रैक्ट करता है, यानी कि कुछ मात्रा से, कुछ एंगल से उसको एक अलग एंगल में पोजीशन में भेजता है, जिसकी वजह से जैसे हमको ग्लास में नींबू है रखा है, उसमें पानी डाला हुआ, थोड़ा हमको जाड़ा दिखेगा, या तो हम स्टार्स का रिफ्रैक्शन कह सकते हैं, स्टार एक्चुअली होता आसमान में कहीं पे, हमको दिखता कहीं पे, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, हमको दिखते हैं आसमान में एयर, देयर आर डिफरेंट मीडियम्स, एयर, ग्लास, ऐसे वैसे, ठीक है। सो उस मीडियम से अगर हम देखें, वैसे ही आप कंसेप्ट को समझ लो कि कोई भी यहाँ पे मॉलिक्यूल ले लो, वो क्या करता है, लाइट को एक स्पेसिफिक एंगल से रोटेट करता है, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक स्पेसिफिक एंगल से रोटेट करता है। दैट रोटेशन गिव्स मी द आइडिया दैट how the molecule's structure is properly, how it is spatially arranged, I can calculate through that angle, and that angle is termed as, आप देखोगे यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ पे एक सिंबल दिया है उन्होंने कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवियो रोटेटरी, ठीक है। लेवियो रोटेटरी यानी कि लेफ्ट साइड से घुमाता है एंगल को, है ना, लेफ्ट को घुमाता है, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी राइट को घुमाता है, ठीक है। तो अब लेफ्ट से, एल से लेफ्ट आप याद रख लो, डेक्स्ट्रो तो राइट बच गया भाई, ठीक है। यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में घुमा देगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, और लेफ्ट साइड में घुमा देगा तो लेवियो रोटेटरी। तो आप इसको थोड़ा सा रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे चल रही चीजें, क्योंकि आपको बेसिक मैंने बता दिया। इसको अगले लेक्चर में मैं अच्छे से और डिस्कस करूंगा। एक आइडिया मैंने दे दी कि पोलराइजेशन की कंसेप्ट है कैसी, इसको अच्छे से देखेंगे मॉलिक्यूल्स और एग्जांपल्स के साथ, और मैं वापस आपको कोई नए एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि पोलराइजेशन होता क्या है एक्चुअल में। अगर आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो अगले लेक्चर में वापस लेंगे इसको, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रीड करिए, थ्योरी को अच्छे से थोरो हो जाइए इसमें। तो मिलते हैं गाइस लेक्चर नंबर 48 में। आगे हम देखने वाले कई सारी चीजें जहां पे वर्ड सिंथेसिस है, और ऐसे ऐसे हमको कंसेप्ट सीखने को मिलने वाले हैं। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, वेज फॉर्मूला, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे उनके लिए बहुत जरूरी है। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट्स को सीखेंगे, और उसके बाद SN1 SN2 मैकेनिज्म विच इज द फेवरेट क्वेश्चन फॉर व्हाट वी से MCQs, नीट, JEE मेंस, सारे के सारे चीजों के लिए, और बोर्ड्स के लिए भी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखेंगे, और उसके बाद शायद से हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा अगले 4 या 5 लेक्चर्स में। सो गाइस बने रहिए,
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, सजेशंस होंगे प्लीज सजेस्ट कीजिए। टेलीग्राम चैनल है हमारा दीक्षा कोचिंग क्लासेस के नाम से, जुड़ जाइए एंड यू कैन आस्क एनी टाइम यू वांट एंड एनी डाउट। ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 48 में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।